चलो राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा आप सभी को यहाँ पर पता है कि आज हम यहाँ पर छंद प्रकरण पढ़ने वाले हैं। ये आपका काव्य शास्त्र का यहाँ पे टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है कि अभी यहाँ पे छंद चल रहा है, इसके बाद रात में 9 बजे आपका यहाँ पे अलंकार चल रहा है। 2 से 3 दिन में हम यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जितने भी विद्यार्थीगण यहाँ पे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे नोट्स बनाएं अपना व्यवस्थित, क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी भी। काव्य शास्त्र में कोई भी टॉपिक हो आपका देखना। देखो, छंद की अगर हम बात करें, छंद शास्त्र की अगर हम बात करें तो है क्या, और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो आपका यहाँ पे छंद वाला टॉपिक है इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा या तो परिभाषाओं से क्वेश्चन बनते हैं या फिर आपका यहाँ पे कोई उदाहरण दे दिया जाता है। नेट लेवल में यहाँ पर पूछ लिया जाता है कौन सा आचार्य कथन वगैरह आ जाते हैं। व्युत्पत्ति से क्वेश्चन आ जाता है, आपका रचना से क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी रचना छंद शास्त्र से संबंधित है। तो यहां पर इस तरीके से प्रश्न आते हैं आपके, ठीक है ना। अब देखो, आपको यहाँ पे जो छंद दिया है आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, ये यहाँ पे छद धातु से बना है। किससे बना हुआ है भैया? आपका मेन जो शब्द है वो छद है, कई जगह छद भी मिल जाता है, तो छद धातु से यहाँ पर ये बना हुआ है। अब देखो, यहाँ पे छद धातु है आपकी, और इसमें यहाँ पर अशुन क्या है? प्रत्यय है। ये जो अशुन है ना, ये इसमें यहाँ पर क्या है? प्रत्यय है भैया। इसका जो अर्थ होता है, जब आपसे अर्थ पूछा जाएगा तो अर्थ यहाँ पर क्या क्या हो सकता है समझिएगा आप लोग। इसके अर्थ की बात करें तो आह्लाद करना होता है या आह्लादित करना होता है, प्रसन्न करना होता है, फुसलाना होता है, बांधना होता है, या फिर आच्छादन करना होता है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आह्लादित करना, आह्लादित करना, या फिर प्रसन्न करना, प्रसन्न करना भी होता है, फुसलाना भी होता है, फुसलाना भी होता है, फुसलाना आनंदित करना भी कई जगह आपका आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आनंद शब्द इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो रस में आता है। इसका अर्थ यहाँ पर एक बांधना भी होता है। क्या होता है भैया? बांधना। तो बांधना भी एक इसका अर्थ होता है। इसके बाद यहाँ पे कई जगह आच्छादन करना भी आ जाता है। तो ये छंद का ही अर्थ होता है भैया। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग सभी को। चलो, अब देखो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे एक व्यक्ति आते हैं, यास्क मुनि आते हैं। कौन आते हैं भैया? यास्क मुनि। यास्क मुनि की अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे कहा था छंदासी छादनात्। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहा था? छंदासी छादनात्। अब देखो, इनका कंसेप्ट क्या था। तो जब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है तो छंदासी यहाँ पर क्या था? छंदांसी। तो यहाँ पर याद रखना, छंदांसी जो यहाँ पे छादनात् था, इसका अर्थ क्या होता है? तो जो यहाँ पर भाव जो आपके अंदर है, तो भावों को आच्छादित करे। क्या करे भैया? भावों को आच्छादित करे, वही छंद है। भावों को यहाँ पर क्या करे? आच्छादित करे। भावों को आच्छादित करे, वही क्या है? आपका छंद है। इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सुनिएगा आप लोग, थोड़ा पेशेंस रखें, रुकना। यहां पर भावों को क्या करे भैया? आच्छादित करे, वही आपका क्या है? छंद। यास्क मुनि ने कहा था। आपका किसने कहा था भैया? ये यास्क मुनि ने कहा था। तो जब भी आपसे पूछा जाता है यास्क मुनि के बारे में, तो यास्क मुनि ने यहाँ पर क्या कहा था कि जो यहाँ पर छंदों को क्या करे या जो भावों को क्या करे? आच्छादित करे। इसी आधार पर यहाँ पर यास्क ने पद्य को यहाँ पर क्या कहा था? मिताक्षर कहा था, और गद्य को अमिताक्षर कहा था। तो इन्होंने यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था? पद्य और गद्य। देखो, यहाँ पर एक पद्य होता है और एक गद्य होता है। तो इन्होंने पद्य को क्या कहा था? तो पद्य को यहाँ पे मिताक्षर कहा था, और गद्य को क्या कहा था? तो यहाँ पे अमिताक्षर कहा था। इसको यहाँ पर इन्होंने मिताक्षर, इसको यहाँ पर क्या कहा था? अमिताक्षर कहा था। क्या कहा था भैया? अमिताक्षर कहा था। ये मुद्दा है आप लोगों का। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो यास्क मुनि ने यहाँ पर पद्य के लिए एक नाम दिया। उन्होंने पद्य को क्या, जैसे हम लोग पद्य कहते हैं, तो उन्होंने पद्य के लिए एक नाम दिया, क्या? मिताक्षर। और यहाँ पे गद्य के लिए नाम दिया, कौन सा? अमिताक्षर नाम दिया। कौन सा दिया? अमिताक्षर नाम दिया। आगे चलकर यहाँ पर क्या होता है? एक व्यक्ति और आते हैं, कात्यायन। कौन आते हैं भैया? एक और व्यक्ति आते हैं यहाँ पर, कात्यायन। नाम सुना होगा आप लोगों ने, कात्यायन नाम सुना होगा आप लोगों ने। अब देखो, कात्यायन जी ने यहाँ पर क्या किया? इन्होंने भी एक यहाँ पे परिभाषा दे दी। जब इन्होंने यहाँ पर परिभाषा दी, इन्होंने यहाँ पे जब परिभाषा दी तो वो किस प्रकार से दी थी, ये आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करें। इन्होंने यहां पर कहा था कि जिसमें अक्षरों का परिणाम
या अक्षरों का जो परिमाण है तथा यहाँ पे वर्णों की संख्या नियत हो, तो अक्षर और वर्णों की संख्या यहाँ पर क्या हो, नियत हो। तो याद रखना इन्होंने परिभाषा क्या दी थी, अक्षर का जो परिणाम है, अक्षरों का परिमाण या परिणाम, यहाँ परिमाण आएगा, और वर्णों की संख्या नियत हो, वर्णों की संख्या क्या हो भैया, नियत। ये स्टेटमेंट आ जाते हैं नेट सेट में, नियत हो तो उसे यहाँ पे छंद कहा जाता है। किसने कहा था भैया, तो यहाँ पर याद रखना, हाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ बिल्कुल भैया, यदक्षर परिणाम तद, तो यहाँ पे तच्छंदः, आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा भी होगा। ये कंसेप्ट आता है, मतलब यहाँ पे अर्थात जिसमें यहाँ पर अक्षरों का परिमाण तथा वर्णों की संख्या नियत होती है, उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, छंद कहा जाता है। इसके बाद वाल्मीकि जी आते हैं, वाल्मीकि जी का अलग कंसेप्ट था। डॉक्टर वासुदेव प्रसाद आते हैं, वासुदेव ने यहाँ पे क्या कहा, अक्षरों की संख्या का क्रम, मात्रा, गणना, गति, तो यहाँ पर आदि में यहाँ पर संबंध, विशिष्ट नियमों के नियोजित गद्य को यहाँ पर क्या कहा जाता है, छंदों में रचना कहा जाता है। ये उनका कंसेप्ट था। आगे चल के यहाँ पर इसकी परिभाषा भी हम पढ़ेंगे। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया, ठीक है, डन बेटा, ये सबके लिए है, हाउ डन। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है, एक कंसेप्ट आप लोग याद रखना। इसके जो प्रवर्तक हैं या जनक जो माने जाते हैं, जनक कौन है भैया, तो आपके पिंगल मुनि हैं। कौन है भैया, पिंगल मुनि हैं। जनक जो है वो यहाँ पर कौन है, छंद शास्त्र के, तो यहाँ पर पिंगल मुनि को माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक कंसेप्ट थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा कि छंद को यहाँ पर क्या है भैया, छंद को यहाँ पे छठवां वेद भी माना जाता है। आप लोगों ने वेद पढ़े होंगे, तो यहाँ पर याद रखना, छंद जो है तो वेद के यहाँ पर 6 अंग माने गए हैं, जिसमें यहाँ पर जो छंद है वो छठवां वेद भी माना गया है। आप लोगों का यहाँ पर जो छंद के अंग होते हैं, या यहाँ पर कह सकते हैं कि जब भी वेदांग जो होते हैं, तो वेदांग में आप लोगों का छठवां जो अंग है वो कौन सा है, छंद है आपका। इसको यहाँ पे समझना। सबसे पहले हमने देखा छंद, छंद बना कैसे, छद प्लस असन प्रत्यय से बना, जिसका अर्थ क्या होता है, आह्लादित करना या प्रसन्न करना, फुसलाना या बांधना होता है। यास्क मुनि ने यहाँ पर क्या कहा था कि जो भावों को आच्छादित करे उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, छंद कहा जाता है। या फिर यहाँ पर छंद के लिए इन्होंने पद्य के जो पद्य है, पद्य को क्या कहा, मिताक्षर का, गद्य को क्या कहा, अमिताक्षर का। कात्यायन तो ये कह देते हैं वर्णों की संख्या नियत हो, अक्षरों का परिमाण हो, वही आपका छंद है भैया, वही आपका छंद है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, डन। समझ में आ रहा है सभी को। पहले तो ये बताओ आप लोग, पहले तो ये बताओ अब देखो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें तो आप लोगों से पूछा जाता है, वेद के यहां पर 6 अंग माने गए हैं। अब देखो यहां पर वेद के 6 अंग आप लोगों ने देखा होगा। जैसे आप लोग यहां पर वेदांग पढ़ते हो, वेदांग पढ़ते हो, और जब यहाँ पे वेदांग की बात होती है तो मामला आप लोगों को यहाँ पर याद आता होगा, किसका, छंद का याद आता होगा। इसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखना भैया, जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, 6 अंग आप लोगों को याद रखना है। जैसे एक आपने देखा होगा शिक्षा, एक आपने यहाँ पर पढ़ा होगा कभी कल्प, शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया। एक व्याकरण पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक यहाँ पे निरुक्त पढ़ा होगा आप लोगों ने। अभी इनके अर्थ भी समझना है। अभी आप लोगों को जैसे मान लो शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, ज्योतिष हो गया, छंद हो गया। कौन सा हो गया भैया, तो एक यहाँ पे क्या हो गया, ज्योतिष हो गया, एक यहाँ पर क्या हो गया भैया, छंद हो गया। कौन सा हो गया, छंद हो गया। तो जब भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, जब भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा तो छंद के यहाँ पर आपको अंग देखने के लिए मिलते हैं। कितने होते हैं भैया, तो वेदांग में, सॉरी वेदांग कितने होते हैं, 6। जिसमें यहाँ पर छंद कौन से नंबर पे आता है, तो 6वें नंबर पे आता है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, इसको क्या कहा जाता है, घ्राण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कल्प मतलब हस्त, हाथ कहा जाता है। व्याकरण को यहाँ पे मुख कहा जाता है। निरुक्त को यहाँ पे कर्ण कहा जाता है। अब बचा क्या भैया, तो यहाँ पर ज्योतिष को आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षी कहा जाता है, अक्षी कहा जाता है। और छंद को यहाँ पर पैर कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाडलो, पैर कहा जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो वेद के यहाँ पे 6 अंग माने गए, जिसमें यहाँ पर छंद को
वेद रूपी यहाँ पे पुरुष के पैर माना जाता है। तो वेद रूपी पुरुष के पैर किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? छंद को ही क्या कहा जाता है? तो वेदों के पैर कहा जाता है। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, ठीक है, डन। आ गया समझ में? आ गया समझ में? अगर कोई मान लो आपसे ये पूछ ले कि छंद जो है, छंद का आपको उल्लेख कहाँ मिलता है, छंद का उल्लेख आपसे पूछा जाएगा तो छंद का सबसे सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? क्वेश्चन ये भी आता है। छंद का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है लाडलो वो यहाँ पर कहाँ मिलता है? तो आप लोगों को ऋग्वेद में मिलेगा। बोलो हो, बोलो हो, बोलो हो। तो यहाँ पर ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के कहाँ मिलता है? तो आप लोगों ने देखा होगा 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद का कौन सा 10वां मंडल हो गया? 10वां मंडल हो गया। इसके बाद 10वें मंडल में कहा? तो 90वें सूक्त में मिलता है। किसमें? 90वें सूक्त में मिलता है भैया। अगर यहां पर पूछा जाएगा 90वें सूक्त, जिसको यहाँ पे पुरुष सूक्त कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया? तो पुरुष सूक्त कहा जाता है। इसे यहाँ पर क्या कहा जाता है? पुरुष सूक्त कहा जाता है, पुरुष सूक्त कहा जाता है। तो ये उसमें मिलता है आप लोगों का, ठीक है। ये यहाँ पर 9वें मंत्र में प्राप्त है। किसमें भैया? तो 9वें मंत्र में प्राप्त है। 9वें मंत्र में प्राप्त है, मंत्र में प्राप्त है, मंत्र में प्राप्त है। तो 90वें सूक्त के 9वें मंत्र में यहाँ पर क्या है? प्राप्त है। मतलब 90वें सूक्त मतलब पुरुषार्थ के 9वें मंत्र में यहाँ पर प्राप्त होता है। कौन से मंडल में? तो 10वें मंडल में आपको मिलता है। इस चीज को याद रखना, ठीक है ना बेटा। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है कि वो यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से तैयार कर लें। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, कहीं पर भी जाके, किसी भी बुक से जाके आप एमसीक्यू लगाना, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इतना मुझे पता है, इतना मुझे पता है, ठीक है ना, डन। अब देखो यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर आपको दिया है, अगर हम बात करें यहाँ पर आपको दिया है, जैसे जैसे यहाँ पर बात करते हैं तो जो आपके छंद होते हैं लौकिक साहित्य में और वैदिक साहित्य में। लौकिक साहित्य के अंतर्गत यहाँ पर किसका नाम आता है? तो पिंगल मुनि का नाम आता है। आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि पिंगल मुनि ने यहाँ पर छंद सूत्र की रचना की थी, जिसको पिंगल सूत्र कहा जाता है। 700 ईसा पूर्व के समथिंग, 700 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पिंगल सूत्र कहा जाता है। इसे छंद शास्त्र की यहाँ पर सर्वप्रथम रचना भी कहा जाता है। कौन सी है भैया? तो यहाँ पर याद रखना नाम क्या है? छंदा सूत्रम, या उसको ही कहा जाता है पिंगल सूत्रम। क्या कहा जाता है? पिंगल सूत्रम कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा प्रारंभिक आचार्य कौन है, तो ब्रह्मा जी को यहाँ पर क्या है? बिल्कुल भैया, ब्रह्मा जी को पहला आचार्य माना जाता है। इनका एक क्रम होता है कि छंद शास्त्र में वैदिक से लेकर लौकिक साहित्य तक, वैदिक साहित्य से लेकर लौकिक साहित्य तक का क्रम क्या है। तो इनमें यहाँ पर आपके अलग अलग व्यक्ति आते हैं। सुनिएगा, आप पहली बार सुनोगे यहाँ पर, हाँ पहली बार आप लोग सुनोगे। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपका ब्रह्मा जी से लेकर, ब्रह्मा जी से लेकर, ब्रह्मा से पिंगल तक का सफर, सुनिएगा, या तक की यात्रा भी बोल सकते हैं। अब देखो यहां पर होता क्या है, सबसे पहले यहां पर जो आदि आचार्य माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? ब्रह्मा जी माने जाते हैं। ब्रह्मा के बाद यहां पर कौन आते हैं? बृहस्पति आते हैं, बृहस्पति। इसके बाद यहाँ पे च्वसुन, च्वसुन भी आते हैं। कौन आते हैं? इसको च्वन भी कहा जाता है, च्वन। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा, इसका एक नाम होता है च्यवन, च्यवन आप लोगों ने सुना भी होगा, या दुष्च्वन भी कहा जाता है। एक आता है मांडव्य। कौन आता है? मांडव्य, ये यात्रा है। फिर एक व्यक्ति आता है सैंतव, सैतव, सैतव नाम सुना है कि नहीं सुना? उसके बाद आते हैं यास्क मुनि, और फिर यहां पर आते हैं पिंगल मुनि। कौन आते हैं लाडलो? पिंगल मुनि। सुनिएगा तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले कौन है भैया? तो इनको यहां पर क्या कहा जाता है? आद्य आचार्य कहा जाता है। आद्य आचार्य यहां पर किसको कहा जाता है? सबसे प्रारंभ आचार्य किसको कहा जाता है? छंद का ब्रह्मा जी को। लेकिन यहां पर लौकिक में लाने वाले कौन थे?
तो लौकिक की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रथम किसको माना जाता है, तो पिंगल मुनि को माना जाता है। और जब भी आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे हम इसी के अनुसार पढ़ते हैं। लौकिक संस्कृति हम पढ़ रहे हैं, लौकिक साहित्य हम पढ़ रहे हैं, तो लौकिक साहित्य में किसका नाम आता है, पिंगल मुनि का आता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोलो हाउ, बोलो हाउ, बोलो हाउ। हाँ, अब बात आपको समझ में आ गई होगी, अब बात आपको समझ में आ गई होगी 101%। ठीक है ना। अब यहां पर है क्या, पिंगल मुनि के बारे में अगर बात करें तो हम लोग क्या पढ़ते हैं भैया, प्रवर्तक पढ़ते हैं। छंद के प्रवर्तक कौन है भैया, पिंगल मुनि को ही माना जाता है। और जब यहाँ पर, क्योंकि पिंगल मुनि इसलिए क्योंकि लौकिक में है, और हम लोग लौकिक संस्कृति पढ़ते हैं, लौकिक साहित्य पढ़ते हैं। पिंगल मुनि की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, 700 ईसा पूर्व के समथिंग, 700 ईसा पूर्व के समथिंग यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, आसपास क्या किया था भैया, 700 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा था, छंदा सूत्रम लिखा था। क्या लिखा था भैया, छंदा सूत्रम की रचना की थी। तो यहाँ पर याद रखना, छंदा सूत्रम, इसका जो नाम है वो, इसको पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, तो इसको यहाँ पर पिंगल सूत्रम भी कहा जाता है, पिंगल सूत्रम भी कहा जाता है। इस ग्रंथ की इन्होंने क्या कर दी भैया, रचना कर दी। छंद शास्त्र की प्रथम रचना भी कहा जाता है। तो इसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, छंद की प्रथम रचना, छंद शास्त्र की यहाँ पे प्रथम रचना। तो छंद शास्त्र की प्रथम रचना किसे कहा जाता है, प्रथम रचना किसे कहा जाता है, तो पिंगल सूत्र या छंद सूत्र को कहा जाता है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बोलो हाउ, यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में छंद का प्रारंभ, तो हिंदी में छंद का प्रारंभ कब से हुआ था, हिंदी साहित्य में, या हम बात करते हैं हिंदी में नहीं, हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में छंद का जो प्रारंभ था, छंद का प्रारंभ कब से हुआ, छंद का जो प्रारंभ था वो यहाँ पर कब से माना जाता है, तो रीति काल से माना जाता है। कब से माना जाता है, रीति काल से माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो परंपरा आई थी, जो परंपरा आई थी छंद शास्त्र की, या हम लिख सकते हैं छंद का प्रारंभ, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं छंद शास्त्र की परंपरा, छंद शास्त्र की यहाँ पे परंपरा, छंद शास्त्र की यहाँ पे परंपरा जो है वो यहाँ पे रीति काल में आपको देखने के लिए मिलती है। रीति काल में जैसे आचार्य केशव दास हो गए, मतिराम हो गए, सुखदेव मिश्र हो गए, भिखारी दास हो गए, नारायण दास हो गए, हरिदेव हो गए, जिन्होंने ग्रंथ भी लिखे थे। जैसे केशव दास की बात करें छंदमाला हो गया, मतिराम की बात करें छंदसार हो गया, सुखदेव मिश्र की बात करें वृत्त विचार हो गया, भिखारी दास की बात करें छंदावर्ण हो गया, नारायण दास की बात करें छंदसार हो गया, हरिदेव की बात करें तो यहाँ पर छंद पयोनिधि हो गया। ऐसे ग्रंथों की रचना आपको देखने के लिए मिलती है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा, जब भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि ये बताइएगा छंद के आद्य आचार्य कौन है, तो ब्रह्मा जी है भैया। और सीधा पूछा जाएगा छंद के प्रवर्तक कौन है, तो पिंगल मुनि लगा देना। अगर पूछेगा हिंदी साहित्य परंपरा में छंद का प्रारंभ किस काल में देखने के लिए मिलता है, तो रीति काल में। किस काल में देखने के लिए मिलता है, तो रीति काल में देखने के लिए मिलता है। ये आप लोग याद रखना। चलो, यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई सभी को। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब थोड़ा और इसका यहां पर साहित्य जान लेते हैं। देखो, जब पढ़ रहे हैं ना तो अच्छे से पढ़ लो एक बार, क्योंकि बार बार पढ़ने के लिए ना तुम्हारे पास समय है और ना मेरे पास है कि मैं बार बार आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। सुनिएगा भैया, सुनिएगा। और जितने ही विद्यार्थी हैं, अगर आज आपको छंद का पूरा प्रारूप समझ में नहीं आए तो कभी नहीं आएगा, और इतना डेप्थ में हम पढ़ लेंगे कि तुम लोग सोचोगे कि अच्छा ऐसा भी छंद होता है क्या। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर अगर वैदिक साहित्य की बात करें, अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें छंद के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना केवल, तो वैदिक साहित्य में क्या चलता था, मंत्र में छंद प्रयुक्त होते थे भैया। हाँ, मतलब यहां पर मंत्र में जो छंद प्रयुक्त होते थे, मंत्र में यहां पर क्या होता था, छंदों का प्रयोग होता था। तो उसे क्या कहा गया, वैदिक छंद कहा गया। उसे क्या कहा गया, वैदिक छंद कहा गया। तो आप लोगों से पूछा जाएगा वैदिक छंद क्या है, तो वैदिक साहित्य में जो यहाँ पे मंत्र थे, मंत्रों में जिस छंदों का प्रयोग होता था, तो यहाँ पर उसको वैदिक छंद कहा गया। और वैदिक छंद की अगर बात करें तो वैदिक साहित्य में छंदों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है।
अलग अलग छंद थे आपके। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा सुनिएगा। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा, आप लोगों ने यहाँ पे अलग अलग पढ़ा होगा। जैसे एक गायत्री छंद होता है, कौन सा होता है लाडलो? गायत्री। अब देखो यहाँ पे गायत्री छंद आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें 34 वर्ण होते हैं। पहले यहाँ पे वर्णिक छंद ही चलते थे भैया, याद रखना। और गायत्री जो छंद है वो सर्वाधिक दूसरा प्रयुक्त होने वाला छंद था। सबसे पहला अनुत्रुष्टुप को माना जाता है। सबसे ज्यादा प्रयुक्त कौन सा है? त्रुष्टुप। और दूसरे नंबर पर गायत्री आता है आपका। कौन सा आता है? गायत्री आता है। तो यहां पर वैदिक संस्कृत में अगर बात करें, वैदिक छंद की बात करें, वैदिक साहित्य की बात करें, तो यहां पर कौन कौन से छंदों का प्रयोग होता था? तो वैदिक में यहां पर वार्णिक छंदों का प्रयोग ज्यादा था आपका। वार्णिक छंदों की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा था भाई साहब? एक यहां पर आता है उष्णिक। कौन सा आता है लाडलो? उष्णिक। सुना है कि नहीं सुना? कितने लोगों ने सुना है भैया? कितने लोगों ने सुना है? नहीं सुना, कोई दिक्कत नहीं। गायत्री में बेटा 24 वर्ण होंगे, 34 नहीं था, 24 था बेटा। गायत्री में यहां पर कितने थे? 24 वर्ण होंगे। इसको सुधार लेना आप लोग। जो गायत्री आपका यहां पर छंद है उसमें यहां पर कितने वर्ण होंगे भैया? 24 होंगे। इस चीज को ध्यान रखना। और उष्णिक में कितने थे? 28 वर्ण थे। बोलो हाउ? यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद एक आता अनुष्टुप। कौन सा आता है भैया? अनुष्टुप आता है। अनुष्टुप की बात करें तो इसमें 32 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं लाडलो? 32 वर्ण होते हैं। गायत्री में कितने थे? 24। सर प्लीज बताएं, वर्ग 2 समाजशास्त्र की क्लास कितने बजे लगती है? वर्ग 2 समाजशास्त्र कहाँ है भैया? हाँ, समाज विज्ञान है वो। हाँ ठीक है, टाइमिंग है बेटा, एप्लीकेशन पे सब मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एक आता है बृहति। कौन सा आता है लाडलो? बृहति। नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसके बाद एक और आता है आपका पंक्ति। पंक्ति भी आता है। एक और आता है आपका त्रुष्टुप। कौन सा आता है भैया? त्रुष्टुप आता है। त्रुष्टुप आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद एक आता है जगती। जगती भी आता है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बृहति में कितने होते हैं भैया? 36 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 36 वर्ण। पंक्ति की जहां पे बात होती है तो पंक्ति में कितने हो जाते हैं? 40 वर्ण हो जाते हैं लाडलो। इसमें कितने वर्ण होते हैं? तो 42 वर्ण होते हैं। और जब जगती की बात होती है, हाँ सॉरी, त्रिस्तुप में 42 नहीं होगा बेटा, 44 होगा। यहां पर 48 हो जाएंगे, 48 वर्ण हो जाएंगे। अब देखो ये आपका यहां पर क्या हो गया, यहां से भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, हाँ अनुष्टुप प्रथम छंद ही है क्या? सबसे पहले यहां पर इसका प्रयोग होता था भैया अनुष्टुप का ही। ठीक है ना? हाँ, अब देखो सर्वाधिक प्रयोग किसका होता था? तो सर्वाधिक प्रयोग त्रिस्तुप का। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है भैया? गायत्री आता है। अब देखो यहां पर ये तो क्या हो गए, ये तो आपके यहाँ पर वैदिक संस्कृत की बात करें, वैदिक साहित्य की बात करें, वैदिक छंद की बात करें, तो वैदिक छंदों में यहाँ पर इनका प्रयोग होता, इन छंदों का प्रयोग होता था। और वहां पर क्या थे? मंत्री तो थे, मंत्रों में इसका प्रयोग होता था। गायत्री हो गया, उष्णिक हो गया, आपका अनुष्टुप हो गया, बृहति हो गया, आपका त्रिस्तुप हो गया, पंक्ति हो गया, जगती हो गया। इन छंदों का यहाँ पे प्रयोग आपको देखने के लिए मिलता था। ये आपके यहाँ पर क्या था? वैदिक छंद था। अब जब बात होती है कि सर लौकिक में कौन कौन सा है, अब देखो यहाँ पर लौकिक छंद, तो लौकिक छंद की बात करें तो भाई साहब सबको पता है। लौकिक छंद की जहां पे बात होती है तो हर बच्चे को पता है, क्योंकि लौकिक छंद में यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, लौकिक छंद में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, लौकिक छंद में क्या आ जाएगा भैया? हाँ वर्तमान में प्रचलित जो यहाँ पर काव्य के अंतर्गत छंद आते हैं, तो वर्तमान में प्रचलित काव्य के अंतर्गत जो छंद आते हैं उनको यहाँ पर क्या कहा जाता है भैया? लौकिक छंद कहा जाता है। इसमें यहाँ पर आ जाएगा द्रुत विलंबित आ जाएगा, मद्राकांता आ जाएगा, शिखानी आ जाएगा, सवैया आ जाएगा, कवित्त आ जाएंगे। तो ये सब इसी में आते हैं आपके। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, जैसे मान लो आपका दोहा आ गया, चौपाई आ गया, सोरठा आ गया, ठीक है ना, रोला आ गया, उल्लाला आ गया, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर याद रखना वर्वे आ गया, छप्पे आ गया, कुंडली आ गया, कुंडलियां आ गया। इसके बाद यहाँ पे सवैया आ गया, कवित्त आ गया आदि।
ये जो छंद जो हम पढ़ते हैं ये आपके किस में आते हैं? लौकिक छंद कहलाते हैं। कौन से छंद कहलाते हैं लाडलो? ये लौकिक छंद कहलाते हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखना, अब मुद्दा यहां पर कि सर छंद की सही परिभाषा क्या है। तो छंद की जो परिभाषा है, छंद की जो परिभाषा है वो यहां पे आप लोग लिख लो भैया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। छंद की परिभाषा क्या है कि जिस काव्य रचना में वर्ण और मात्रा निश्चित हो। तो वर्ण और मात्राओं की संख्या क्या हो? निश्चित हो। तो यहां पर याद रखें, जो भी काव्य लिखते हो काव्य रचना में, किसमें भैया? काव्य रचना में। तो आप लोग यहां पर याद रखना, काव्य रचना में, काव्य रचना में वर्णों और मात्राओं की संख्या निश्चित हो, मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति लय चरण मात्रा, आप लोगों ने देखा होगा लय चरण आदि का यहां पर क्या हो भैया? आदि की व्यवस्था हो। तो एक निश्चित व्यवस्था हो, क्या हो? आदि की एक निश्चित व्यवस्था हो, आदि की एक निश्चित व्यवस्था हो, व्यवस्था हो, व्यवस्था हो, व्यवस्था हो, तो उसे यहां पर क्या कहा जाता है? तो उसे छंद कहते हैं। तो उसे छंद कहते हैं। तो उसे छंद कहते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा आप आंसर लगा देना। तो उसे यहां पर क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। बिल्कुल, जहां पर आपका क्या हो, मात्रा और वर्णों की संख्या निश्चित हो, साथ में यति गति लय चरण आदि यहां पर क्या हो? एक निश्चित क्रम में हो, उनकी व्यवस्था हो, उसे ही क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। ये आपकी परिभाषा कंप्लीट हो गई। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भैया, अब थोड़ा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एक बार थम्स अप करेंगे सभी बच्चे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? बहुत बढ़िया, ठीक है, डन। चल हो गया, हो गया। देखना, ये बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? पहले एक बार थम्स अप करेंगे। हाँ, लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। हाँ, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी और आखिर तुझे कभी नहीं आना है, ऐसा? हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। पढ़ो बेहतरीन तरीके से, आंसर दो बेहतरीन तरीके से, ठीक है? ठीक है, डन। अब देखो यहां पर हम लोग थोड़ा सा यहां पे मामला अलग करते हैं। हाँ, आप लोग यहाँ पे जब पढ़ते हो छंद का वर्गीकरण पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो भैया? तो यहाँ पर छंद के भेद पढ़ते हो। लेकिन भेदों को तो अपन बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर इसके बारे में और समझ लेते हैं। हाँ, चलो भैया, बहुत बढ़िया। अभी तो केवल हमने जो भी पढ़ा है ना, इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, बाद में ऐड होगा, ठीक है, डन। अब देखो हमको पहले यहां पर क्या पढ़ना है? आज गुनाहों के देवता को, हाँ, गुनाहों का देवता अच्छी स्टोरी है। अब देखो यहां पे गुनाहों का देवता सूरज का सातवां घोड़ा, ऐसा पढ़ लेना भैया। अब देखो आप लोग यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट समझना। ये सबसे पहले आता है यति। यति आप लोगों ने पढ़ा होगा भैया। यति होती क्या है इसके बारे में समझना। आप लोग इसके पहले यहाँ पे वो तत्व पढ़ लो जो यहाँ पे पूछे जाते हैं। यति का मतलब होता है कि जब किसी भी यहाँ पे काव्य रचना में जो पंक्तियां लिखी जाती हैं उसमें बीच में कुछ रोका जाता है, नियत स्थान पर जो विराम लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। तो नियत स्थान पर जो विराम लिया जाता है, नियत स्थान पर जो विश्राम लिया जाता है, विश्राम लिया जाता है, उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो उसे यति कहा जाता है। इसको ठहराव भी बोल सकते हैं, इसको विराम भी बोल सकते हैं।
तो याद रखिएगा, जब आप लोग यहाँ पर ठहरते हो उसे यहाँ पर ठहराव भी कह सकते हैं, ठहराव भी कह सकते हैं, गति भी कह सकते हैं, यति भी कह सकते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल भैया, कि जब यहाँ पर किसी पंक्ति को पढ़ते समय जो कुछ विराम लिया जाता है तो उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है। जैसे बंधु गुरुपद पदम परागा, कोमा लगा दिया। जैसे आपने पढ़ा, प्रिय पति वह मेरा, कोमा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि, कोमा, डूबी का सहारा कहाँ है। तो भाई साहब जो कोमा लग रहा है ना, यही आपकी यति है, यही तो यति है। हाँ बिल्कुल भैया, चलो आगे बढ़ जाए। अब देखो यहां पर यति का मतलब रुकना सबको पता है भैया। इसके बाद आपने यहां पर देखा होगा गति। अब देखो गति की जहां बात होती है तो गति यहां पर क्या होती है, बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया। हाँ, जब भी आपसे पूछे गति का मतलब होता है यहां पे प्रवाह। तो किसी छंद का वाचन करते समय स्वर में आने वाला आरोह अवरोह को गति कहा जाता है। तो याद रखना, वाचन करते समय छंद का ही, तो वाचन करते समय जो आरोह अवरोह होता है, आरोह अवरोह को ही गति कहते हैं, गति कहते हैं। तो जब भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि ये जो गति होती है वो क्या होती है, तो जब आप यहां पर कोई भी पंक्ति पढ़ते हो तो उसको एक बार में तो पढ़ते नहीं हो भैया आप लोग, कि एक बार में पढ़ लेते हो। आपने बोला यहां पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसा पढ़ते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहुँ लोक उजागर बाल में खत्म, ऐसे करते हैं क्या? नहीं भैया, आप यहां पर एक बार में नहीं पढ़ते उसको। आपकी जो फ्लो होता है वो यहां पर बना रहना चाहिए, ले आनी चाहिए उसमें, वंदौ गुरुपद पदम परागा। तो जब हम पढ़ते हैं ना कि वंदौ गुरुपद पदम परागा, तो भाई साहब यहां पर कहाँ रुकना है, क्या करना है। जैसे दो लोग जब रामायण वाँचते हैं, देखा होगा, तो एक रुक जाता है, फिर दूसरा, फिर रुक जाता है, फिर दूसरा, फिर बाद में यहाँ पे ट्यूनिंग लगा देते हैं, जो भी चीजें होती हैं। तो वो यहाँ पर एक फ्लो जो होता है उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। इसे आपकी भाषा में लय कहा जाता है। बंधु गुरुपद पदम परागा, सुरच सुवास सरस अनुरागा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगला देखना, तीसरा जो होता है वो होता है तुक। तुक की अगर हम बात करते हैं तो तुक का मतलब क्या होता है, छंदों के जो चरण होते हैं, चरण में यदि समान ध्वनियों का प्रयोग होता है तो उसे यहाँ पर तुक कहा जाता है। तो जब भी यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि छंद के चरण में, छंद के चरण में अंत में समान ध्वनियों का प्रयोग ही क्या कहलाता है आपका, तो उसे तुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाडलो? तुक कहा जाता है जब भी आपसे पूछा जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा बंधु गुरुपद पदम परागा, तो यहां पर देखो बंधु गुरुपद पदम परागा, फिर आगे की लाइन पढ़ी सुरच सुवास सरस अनुरागा, तो यहां पे क्या आया भैया, अनुरागा आया। ये बताओ पीछे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे पीछे समान आ रहे हैं, समान ध्वनियां आ रही हैं। जब पीछे समान ध्वनियां आ रही हैं उसे ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो उसे यहाँ पर आपका क्या कहा जाता है भैया, तुक कहा जाता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद यहाँ पर देखना, इसके बाद अगला कंसेप्ट कौन सा है भैया, अभी हम पंक्तियां पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला यहाँ पर कंसेप्ट है चरण का। इसको आपकी भाषा में और क्या कहा जाता है, तो इसको पाद भी कहा जाता है। अब देखिएगा चरण क्या होते हैं। चरण की बात करें तो यहां पर याद रखना, हाँ बहुत बढ़िया, प्रत्येक छंद में 4 पंक्तियां होती हैं, बिल्कुल भैया। तो यहाँ पे जो पंक्तियां होती हैं उनको ही क्या कहा जाता है, तो प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। जैसे जैसे ये मान लो लाइन लिखी है 4, तो 1 2 3 4 लाइन हो गई, इनको ही यहाँ पे चरण कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कई जगह आपको देखने के लिए मिल भी जाता है कि 6 लाइन भी आ जाती हैं, बोलो हाउ। तो 6 लाइन जब आती हैं तो याद रखना, एक आप लोग नोट करके कहीं लिख लेना कि जो छप्पे होता है, कौन सा होता है लाडलो,
छप्पे और कुंडलियां, छप्पे और कुंडलियां में 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। तो जो यहाँ पे आपकी पंक्तियां होती हैं उनको ही क्या कहा जाता है, चरण कहा जाता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्येक छंद में 4 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में यहाँ पे किसी भी छंद का क्या होता है, चतुर्थांश या यहाँ पे चौपाई भाग कहलाती है। छंद शास्त्र में यहाँ पर चरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कई जगह उनको चौपाई भाग, चतुर्थांश भी कहा जाता है, चतुर्थांश भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, ये पहली लाइन मतलब पहला चरण, दूसरी लाइन दूसरा चरण, तीसरी लाइन तीसरा चरण, चौथी लाइन चौथा चरण हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। एक और चीज होती है, जब एक ही पंक्ति में एक से अधिक चरण हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक ही पंक्ति में एक से अधिक चरण हो गए, ये होता है कि नहीं होता, जैसे एक ही पंक्ति दी है एक से अधिक चरण हो गए, तो इसे दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दल। दल और चरण दोनों में अंतर है भैया। चरण आपका यहाँ पे सीधा सीधा बिना रोके एक लाइन आएगी, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर 4 लाइन पढ़ी और 4 लाइन में बीच में कोई कॉमा वोमा नहीं लगा है। जब यहाँ पे कॉमा लगने के बाद यहाँ पे एक लाइन होती है, पूरा चरण यहाँ पे जैसे 13, 11 की या 30 से 24 मान, एक पूरा चरण है आपका, तो इसको दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, दल कहा जाता है। बोलो हाउ, बोलो हाउ। हाँ, अब बात समझ में आ गई होगी शायद आप लोगों को। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद हम थोड़ा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना, आगे इसमें देखते हैं क्या होगा। चलो भैया, हाँ हो गया, डन। अब थोड़ा यहाँ पे जैसे हम बात करें कुंडली और छप्पे की, तो सबको पता है भैया छप्पे में भी 6 चरण होते हैं, इसमें भी 6 चरण, इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे। हाँ, सेट का सिलेबस हिंदी वार्ता परीक्षा में काम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं मात्रा। अब देखो यहाँ पर आपको मात्राओं के बारे में पता होना चाहिए, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मात्रा यहाँ पर क्या होती है, किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगा जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है, तो वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाला समय, लगने वाला समय, उसे यहाँ पे मात्रा कहा जाता है। और मात्रा 2 प्रकार की होती है भैया। अब मात्रा एक क्या होती है, आपने देखा होगा, एक होती है लघु मात्रा होती है और एक यहाँ पे क्या होती है, गुरु मात्रा होती है, जिसको दीर्घ मात्रा कहा जाता है। ये इस तरीके से होती है और ये इस तरीके से होती है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा खड़ी पाई जो होती है, खड़ी पाई, इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है आपकी भाषा में, इसको लाड़ लो खड़ी पाई कहा जाता है। खड़ी पाई मतलब एक लघु मात्रा है वो। और जहां पर आपकी वक्र रेखा आ जाए, जहां पर आपकी क्या आ जाए, वक्र रेखा, तो वक्र रेखा, इसे इसको क्या कहते हैं, वक्र रेखा, इसको क्या कहते हैं, खड़ी पाई कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, खड़ी पाई कहते हैं। तो जब भी आप लोगों को यहां पर पूछा जाएगा, बहुत बढ़िया, हाँ एक बार फिर से बताओ, क्या बताएं ये दल, दल एक बार फिर से बता। दल में कुछ नहीं है, दल का मतलब यहाँ पर अभी तक ऐसे लाइन आ रही थी, सीधी 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 4। दल में क्या होगा, जैसे आपने रोला पढ़ा होगा, तो 11, 13 की या 30 से 24 मात्राएं, यहाँ 11, 13 की या 30 से 24 मात्राएं। तो ये यहाँ पर ये चरण तो यही हो गया, लेकिन अब यहाँ पर ये पूरा चरण माना जाएगा। क्या, एक ही लाइन तो मानी जाएगी। तो जब यहाँ पर कोमा लग लग के कोई लाइन आती है, 2 लाइन एक साथ मिल जाती है, तो उसे यहाँ पे दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है, ठीक है ना। चलो भैया, अब देखो मात्रा क्या होती है, तो वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे यहाँ पर मात्रा कहा जाता है। और यहाँ पर ये खड़ी पाई होती है और ये वक्र रेखा जो 2 को दर्शाती है, 2 मात्राएं होती हैं। गुरु का मतलब 2 मात्रा और लघु का मतलब 1 मात्रा है उसमें, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आप लोग ट्रिक समझना, अब इसकी ट्रिक समझना भैया, बहुत बढ़िया। हाँ, मात्रा सदैव स्वर की ही गिनी जाती है। हाँ, जो मात्राएं होती हैं वो स्वर की गिनी जाएगी। अब देखो स्वर में है क्या, सुनना भैया, जैसे आपको यहां पर दिया गया है,
आपको यहाँ पे दिया गया मात्रा गिनना, जैसे आपको दे दिया आ, ई, उ और ई, इनमें यहाँ पर कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा होती है। कितनी होती है भैया? एक मात्रा गिनना है, किसी भी वर्ण पे लगा हो। इसके बाद यहाँ पर याद रखना, आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, अंग हो गया, आहा हो गया। इनमें कितनी मात्रा है? दो मात्राएं होती हैं। कितनी मात्रा होती है लाडलो? दो। मतलब किसी वर्ण पे अगर ये मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसमें एक मात्रा होगी, इसमें दो मात्राएं होंगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही सभी को? यहाँ तक बात समझ में आ रही सभी को? बोलो हाओ, बोलो हाओ। अब देखो यहाँ पर आपको ये दिया गया है मामला, जैसे आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भैया, सभी लोग व्यवस्थित क्रम में थोड़ा समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आ लिखा हुआ है, आ में कितनी मात्रा हो गई? इसके बाद बड़ा आ हो गया। जैसे आप लोग इसको देखो, जैसे का दिया है, इसके बाद यहाँ पर क्या दिया है? का, एक दिया है की, एक दिया है की, फिर दिया है कु, फिर यहाँ पर दिया है आपका कु, एक दिया आपका क्र, फिर दिया है के, फिर दिया है कई, फिर दिया है यहाँ पर को, कौन सा दिया है? को, एक दिया है कऊ, एक दिया है कम और एक दिया है कहा। अब देखना, इनमें मान लो मात्राएं लगानी है, तो देखो का पे किसकी मात्रा है लाड लो? छोटे आ की मात्रा है। हाँ, मेंस का कोर्स परचेस क्या है तो प्री का तैयारी भी, हाँ उसी में हो जाएगी बेटा, डन। अब देखो आपने यहाँ पर का है, तो का पे यहाँ पर क्या है? देखो ये का लिखा है, इसको तोड़ोगे तो इसमें किसकी मात्रा निकलेगी लाड लो? छोटे आ की निकलेगी। छोटे आ की मात्रा मतलब एक। इस पे देखो बड़े आ की मात्रा, तो इसमें कितनी होगी? दो मात्रा। इसमें छोटी की मात्रा है तो एक, क्योंकि छोटी की में कितनी होती है? एक। बड़ी की मात्रा है तो कितनी हो जाएंगी? दो। छोटे ऊ की मात्रा है तो कितनी हो गई? एक। बड़े ऊ की मात्रा है तो कितना हो गया? दो। अब देखो री की मात्रा है तो एक, क्योंकि री में भी कितनी होती है भैया? एक मात्रा ही होती है, एक ही मात्रा होती है। हाँ, बहुत बढ़िया, एक ही मात्रा होती है। बोलो हाउ, बोलो हाउ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसके बाद यहाँ पे के, तो इसमें दो, कई में भी दो, को में भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो और इसमें भी दो। ठीक है ना? तो इन सब में दो दो मात्राएं होती हैं। कितनी होती है? दो दो मात्राएं होती हैं। ठीक है ना? हाँ, पढ़ा दीजिए सर। क्या पढ़ा दें भैया? हेमचंद्र के बारे में। ठीक है भैया, ओके डन। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? चलो, अब देखो यहां पर ये तो मात्राओं का क्रम हो गया। अब मान लो यहां पर आपको दे दिया जाए, यहां पर आपको दे दिया जाए क्या? चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु की यहां पे कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा मत लेना भैया, कोई मात्रा नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर का पे चंद्र बिंदु लगा है तो एक ही होगी इसमें। जैसे यहाँ पे मान लो गा पर चंद्र बिंदु लगा है तो एक ही होगी इसमें। ठीक है ना? तो इसकी कोई मात्रा काउंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर मान लो ये का बड़ा है तो चंदा मामा को नहीं, इसको गिनेंगे तो यहाँ दो। जैसे यहाँ पर मान लो ये गा बड़ा है तो यहाँ पर गा को नहीं गिनेंगे ना, चंदा मामा को। बड़े आ की मात्रा है तो यहाँ पे भी दो हो जाएगा। ठीक है ना? क्या पढ़ाना है भैया? बोल, क्या पढ़ाना है भैया? सर एक गियर वाले नहीं भर सकते सर, क्या सेट नहीं? हेमचंद ने तो भैया 2 से 2.5 करोड़ छंदों की व्याख्या की है छंदानुशासन में। हाँ हाँ, ठीक है ना? ओके डन। अब देखो यहां पर, अब इसमें कुछ शब्द आप लोग देखना, शब्दों को कैसे गिनते हैं, शब्दों में मात्राएं कैसे गिनते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ,
पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ये कंफर्म कर दो आप लोग, बस ये कंफर्म कर दो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी सब तो ठीक ठाक है, बाकी सब तो ठीक है। क्लियर है। अब जैसे मान लो आपको शब्द दिए हैं, आपको यहां पे दिया गया है जैसे कमला शब्द दिया है, मात्रा बतानी है भैया। आपको यहां पर दिया गया है जैसे नागिन दिया है, ठीक है ना। आपको यहां पर दिया गया है कृषक दिया है, आपको दिया गया है यहां पर कौन दिया है, ठीक है ना। आपको यहां पर शब्द दिया गया है, आपको यहां पे शब्द दिया गया है एक दिया है, आपको यहां पे शब्द दिया है औजार, ठीक है ना। आपको यहां पे शब्द दिया गया है कंगन, सुनना आप। आपको यहां पे शब्द दिया गया अतः। देखना भैया, हमेशा पीछे से काउंट करना भैया, पीछे से काउंट करना। अब देखो यहां पर ये दिया है ना, तो ये बताओ बड़े आ की मात्रा है तो कितनी होंगी, 2। इसमें छोटे आ की मात्रा है तो 1, इसमें छोटे आ की मात्रा है तो 1, कितनी मात्रा हो गई, 4 हो गई। पीछे से काउंट करना। इसमें देखो छोटे आ की मात्रा, इसमें छोटी की मात्रा तो 1, इसमें बड़े आ की मात्रा, छोटा छोटी छोटा ऊ 1 मात्रा होती है, ठीक है ना। देखो काम है छोटे आ की मात्रा 1, 1 ये री है, री में भी 1 ही होगी आपकी। ये देखो 1, यहाँ औ की मात्रा है तो 2। अब देखो यहाँ विसर्ग लगा हुआ है तो 2 हो गई, इसमें 1 हो जाएगी। यहाँ 1 1, यहाँ अनुस्वार लगा है मतलब 2 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 2। यहाँ 1 हो जाएगी। अब देखो जा पे बड़े आ की मात्रा तो 2 हो गई, औ औ में पहले से 2 होती है भैया। यहाँ ए कहा में 1 हो गई, ए आई ओ औ कितना होता है भैया, इसमें 2 होता है। ए आई ओ औ अंगा कितना होता है, 2 मात्राएं होती हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई सब लोगों को, यहाँ तक बात समझ में आ गई सब लोगों को। बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोगों को जैसे एक शब्द दिया गया है, आप लोगों को शब्द दिया गया है, यहाँ पर लिखिएगा कविता। तो यहाँ पर देखो 2 1 1, बोलो हाउ बोलो हाउ बोलो हाउ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही सभी को। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे मान लो एक शब्द दिया है आपको यहाँ पे रोशनी, तो इसमें कितनी मात्रा, देखो इसमें 2 हो गई, इसमें 1 हो गई, इसमें कितना हो गया, 2 हो गया। जैसे आपको यहाँ पे शब्द दिया गया है, आपको यहाँ पे शब्द दिया गया है संगीता, तो इसमें देखो 2 हो गया, 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया। बोलो हाउ बोलो हाउ। कल की अलंकार कोर्स की क्लास पीडीएफ एप्लीकेशन मिल जाएगी बेटा, पीडीएफ सारी, ठीक है ना। वर्ग 2 की पात्रता के लिए हाँ कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ना है भैया, जो सब्जेक्ट आपका है उसी को पढ़ना है। प्री तो हंस हंस के निकल जाएगा, मुख्य है मेन परीक्षा की तैयारी करो, मुख्य परीक्षा की, ठीक है ना, ठीक है ना भैया। यहां तक ये समझ में आ गया, यहां तक ये समझ में आ गया। हाँ इसमें 2 कैसे, एक आई ओ औ अभी तो पढ़ाया था, ये लिखा है ए आई ओ औ, सब में 2 2 होंगी, मात्रा लगी हो या अलग से लिखे हो स्वतंत्र रूप में तो भी आपका, ठीक है ना। चलो भैया जैसे मान लो एक आया, अब मान लो यहां पर क्या आ जाता, ये हो जाता, ये एक ऐसे होता, मान लो एक, ठीक है ना। तो यहां पर याद रहे ए और 2, जैसे मान लो आपको दे देता एषणा, तो 2 1 2, क्योंकि ए में 2 होती हैं। जैसे मान लो यहाँ औ औ में 2 क्यों ली भैया, जैसे ओ भी होता ना, और होता उसकी ओर 1, तो इसमें भी 2 हो जाएगा आपका, इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आया समझ में, अब आया समझ में, अब आया समझ में आप लोगों को। थम्स अप करके बताओ पहले, ठीक है डन। देखो यहां पर इसमें क्या भैया 2, इसमें यहाँ पे सा है तो सा में तो 1 ही आएगी, छोटी आ की मात्रा, इस पे देखो ओ की मात्रा है तो 2 हो गया। लेट जुड़े क्या, हाँ पूरा देख लेना उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। चलो
अब देखो यहां पर कटे हुए वर्ण, जो कटे हुए वर्ण होते हैं इसमें यहां पर क्या होता है, इनसे पहले वाले वर्ण में जुड़कर, इनसे पहले वाले वर्ण में जुड़कर लघु को दीर्घ कर देते हैं, लघु को दीर्घ कर देते हैं। समझना, जैसे आपको यहां पर कोई भी शब्द है, यहां लिखा हुआ है जैसे मान लो सत्य लिखा है, तो आपको करना क्या है, पीछे से काउंट करना है। देखो या को हटाओ, पहले या में एक, कटा हुआ वर्ण हमेशा पहले जुड़ेगा, इससे पहले वाले में तो ये एक था, आधा जुड़ गया, डेढ़, डेढ़ तो होगा नहीं भैया, दो हो जाएगा। लघु को दीर्घ बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? लघु को दीर्घ बना दिया जाता है। जैसे आपको यहां पर और भी बहुत सारे शब्द आ गए, और भी बहुत सारे शब्द आ गए भैया, बोलो हाउ, बोलो हाउ। जैसे आपको यहां पे दिया है, मान लो पश्च दिया है। अब ये जो पश्च दिया है, अगर हम इसकी बात करें, चा में एक, ये कटा हुआ है तो इधर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा, दो हो जाएगा। कटा हुआ वर्ण अपने से पहले, जैसे मान लो आपको दिया गया यहां पर उज्ज्वल। अब उज्ज्वल की बात करें तो देखो ला में एक हो गया, वा में भी एक, लेकिन जितने भी कटे हुए वर्ण होते हैं वो अपने से पहले वाले, जब तक पूरा नहीं आएगा तब तक मत रखना। ये दोनों कटे हुए इधर जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया? यहाँ पे दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ, बहुत बढ़िया। जैसे मान लो आपको यहाँ पे दिया गया है सन्नारी, क्या दिया है? सन्नारी। तो यहाँ पर रा में क्या बड़ी की मात्रा है तो दो, ना में बड़े आ की मात्रा है तो दो, ये इधर जुड़ जाएगा तो इसमें भी कितने हो जाएंगे? दो। कटा हुआ वर्ण अपने से पहले में जुड़ जाता है, ठीक है ना। बाकी जो जैसा नियम चल रहा है वैसा ही सेम है आपका। इसके बाद यहाँ पे देखना, जैसे मान लो आपको एक शब्द दिया गया है आकृष्ट, सुना है कि नहीं सुना? आकृष्ट। तो देखो टा में कितना हो गया लाडलो? एक होगा। अब देखो ये जो कटा है इस का में जुड़ जाएगा तो इसमें कितना हो जाएगा? क्योंकि इसमें तो पहले से क्रा है। तो देखो अगर ये क्रा होता तो क्रा में कितना? एक ही होता। बोलो हाउ, बोलो हाउ। हाँ बिल्कुल। तो याद रखिएगा जब आपको दिया जाएगा ये कटा हुआ सा इधर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? दो। और बड़ा है तो ये भी कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। बोलो हाउ, बोलो हाउ। जैसे एक शब्द और समझना, कृष्ण दिया है तो अणा में एक, ये सा इधर जुड़ जाएगा, कटा हुआ तो इधर कितना हो जाएगा भैया? दो हो जाएगा, दो हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपको शब्द दे दिया, आपको शब्द दे दिया यहां पे श्याद। अब श्याद दिया है तो दा में कितना? एक, या में कितना? दो। इसकी कोई मात्रा नहीं लेंगे क्योंकि इससे पहले कोई वर्ण नहीं है तो जुड़ेगा ही नहीं। इससे पहले कोई वर्ण ही नहीं है तो जुड़ेगा ही नहीं भैया। जैसे आपको यहां पे दे दिया, आपको यहां पे दे दिया, आपको यहां पे दे दिया ज्वलन, ज्वलन। तो इसमें एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसकी कोई मात्रा नहीं लेंगे। इससे पहले जब तक वर्ण नहीं होगा तब तक उसकी मात्रा नहीं गिनी जाएगी। आ गई बात समझ में? हाँ ठीक है, डन। अब देखो यहां पर आप लोग इसके अलावा जो रा की रफार होती है, जैसे यहां पर इस तरीके से मात्रा आती है, इस तरीके से आती है, और एक यहां पर आप लोग इस तरीके से भी लिख देते हो कई बार। तो ये जो मात्रा है इनको समझना, इनसे पहले वाला वर्ण भी दीर्घ हो जाता है। इनसे पहले वाला वर्ण क्या हो जाता है? पहले वाला वर्ण क्या हो जाता है भैया? दीर्घ हो जाता है। अब देखो यहां पे आप लोग समझना, जैसे मान लो आपको दिया गया है कर्म दिया है तो माँ में तो एक मात्रा, लेकिन ये रा इधर जुड़ जाएगा, काम है तो कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो। जैसे आपको यहाँ पे दिया है धर्म दिया है तो माँ में तो एक हो गया, इसमें कितना हो जाएगा भैया? दो हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है शर्म दिया गया है या शर्मा दिया गया है तो माँ में क्या है? बढ़िया की मात्रा तो दो, ये रा इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? दो हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? इसके बाद यहां पे देखना, आपको यहां पे दिया गया है, आपको यहां पे दिया गया है जैसे उग्र दिया है। क्या दिया? उग्र। तो उग्र में एक और दो। अब कैसे हो गया ये भी समझ लो आप लोग। जब आप यहां पे इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो उ प्लस ग प्लस रा प्लस आ, ऐसे ही आएगा, ये ऐसे ही आएगा भैया। तो देखो यहां पर ये जो रा है ना, इसमें तो एक हो गई, ये कटा हुआ इधर जुड़ गया तो दो हो गई। लेकिन आप कटे हुए को याद मत करना, इससे कॉमन बिगड़ जाएगा आपका, इससे कंसेप्ट खराब हो जाएगा। आप तो सीधा याद करना, गा में एक
और रा को इधर जोड़ दिया हम लोगों ने, मामला खत्म। क्योंकि रा को जोड़े गा को, बात तो बराबर। लेकिन हाँ कोई पूछ ले कैसे, तो रा नहीं जुड़ता, गा जुड़ता है इसमें। क्या जुड़ता है? गा जुड़ता है। क्योंकि रा तो पूरा है आपका, ये स्वर सहित वाला है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल भैया। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको यहाँ पे दिया गया है नम्र, 1 और 2। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? ये समझ में आया कि नहीं आया भैया? ये समझ में आया सभी को? एक बार यहाँ पे थम्स अप करेंगे, एक बार यहाँ पे थम्स अप करेंगे भैया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब कुछ यहाँ पे आप लोग शब्द लिख लो। जैसे एक यहाँ पे लिखना हंस, और एक यहाँ पर ये हंस लिखना भैया। मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द बता रही हूँ, याद रखना आप लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द हैं आप लोगों के, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल भैया, लिख लो इस चीज को। एक आप लोगों को लिखना कंस, एक आप लोगों को लिखना हंसी। कौन सा भैया? हंसी। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना। हाँ एक शब्द आप लोग और लिखना भैया, बिंदु। छोटे ऊ की मात्रा है, ठीक है ना। एक शब्द यहाँ पर और लिखना भैया, जैसे आपको दिया है गांधी, और एक यहाँ पे दिया गया है गांधी, ठीक है ना। गांधी दिया गया है भैया, याद रखना। आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा भी होगा, एक गांव भी पढ़ा होगा। जैसे मान लो गांव, आपको दिया है 5, आपको दिया है झांसी। इन शब्दों में यहाँ पे मात्रा समझना आप लोग, सुनना भैया। जैसे यहाँ पर ये हंस है तो याद रखना साम है 1, ये अनुस्वार है तो 2 हो जाएंगी भैया। इसमें ये 1 हो जाएगी। चंदा मामा की कोई मात्रा नहीं होती तो यहाँ पर 1 ही रहेगी, इसमें 1 ही रहेगी भैया। ये इसमें 1 हो गया, अनुस्वार है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये देखो हंसी तो बड़ी की मात्रा है तो 2, इस पर चंदा मामा है तो केवल हा की मात्रा लेंगे भैया, छोटे आ की मात्रा है। दा पे कितना? छोटे ऊ की मात्रा। वहां पे देखो बिंदी लगी हुई है, बिंदी लगी है मतलब 2 हो जाएगा आपका। फिर चाहे मात्रा छोटी की लगी हो कोई भी लगी हो, 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें देखो 2। अब देखो यहाँ बड़ा है तो चंदा मामा हट भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, झा बड़ा है आपका। यहाँ 1, ये पा बड़ा है तो 2, यहाँ 1, ये गा बड़ा है तो 2, चंदा मामा देखो ही मत। यहाँ धी, और ये तो पहले से ही गुरु है, इसका लगने से ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 2 हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिएगा। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ शर्मा में 4 कैसे हो गई? फिर से समझ लो भैया। शर्मा, बर्मा भी समझ लो, क्या दिक्कत है भैया। देखो यहाँ पर ये कितना हो गया? 2। माँ पे बढ़िया की मात्रा है, ये रा तो इधर जुड़ेगा ना, इधर क्या हो जाएगा? 2। ये माँ पे बढ़िया की मात्रा है 2, ये इधर जुड़ जाएगा तो कितना? 2, खत्म। हाँ ठीक है, चलेंगे भैया भोपाल। हाँ चले चलेंगे। चलो यहाँ तक ये बात समझ में आई, इसके आगे अपन कल देखेंगे बेटा। मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। हाँ और आप लोग जितने विद्यार्थी हैं भैया, बिल्कुल आसानी से और बहुत सरलता से मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं। क्योंकि मात्रा गलती मतलब छंद कभी नहीं बनना आपका, चाहे कोई कितना भी पढ़ा दे आप लोगों को। मात्रा में गलती मतलब छंद आपका कभी नहीं बनना, तो याद रखना इस चीज को। तो आप लोगों को मात्रा अभी तो खत्म नहीं हुई है, कल यहाँ पे कल की पूरी क्लास में मात्रा आपको मैं समझा दूंगा, वर्ण भी गिनना सिखा दूंगा, ठीक है ना। हाँ ओम दुभोलिया जी भैया, बिल्कुल भैया, डन। हाउ और जितने विद्यार्थी हैं, रात में 9 बजे अलंकार की क्लास रहेगी। अभी 2-3 दिन छंद अलंकार कंप्लीट कर लो ताकि आपके डाउट खत्म हो जाए, ठीक है ना। और रस की क्लास है मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा, रिकॉर्डेड आपकी हो गई है वो क्लास। तो जितने विद्यार्थी हैं समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल भैया, बिल्कुल सपोर्ट में हूं मैं। मैंने कब मना किया आप लोगों से? कभी मना किया क्या?
एक भी शिक्षक भर्ती बता दो जिसमें मैं नहीं गया था, आप बता दो भैया, बच्चों से पूछ लो। हाँ, फिर आऊंगा। बस आप लोग यहाँ पर, हाँ, आप लोग यहाँ पर पॉजिटिव रहें। हम तो चाहते हैं कि भैया आपकी चीज़ें आपके हित में जाएं, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं रात में 9 बजे। आज के लिए इतना ही। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, ठीक है ना। और एक और चीज़ का आप लोग बिल्कुल विशेष ध्यान रखना, अभी सभी कोर्सेज पे ऑफर चल रहा है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, नेट और सेट, ठीक है ना। मिलते हैं रात में 9 बजे। बोलिए भारत माता की जय।